अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई ये कह दे कि मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कांग्रेस से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो बहरहाल भविष्य तय करेगा ट्रम्प का क्या होता है। अब मुझे लगता है हम एक और जो बड़ी शख्सियत हैं उन पे भी चर्चा कर लें, और वो हैं पुतिन साहब। कभी ट्रम्प और पुतिन की लड़ाई दिखाई देती है, फिर कभी लगता है कि अब तो पीस मूवमेंट की तरफ आगे वो बढ़ रहे हैं। तो पुतिन की भी कुंडली क्या आपने देखी हुई है, और क्या प्रिडिक्ट आप उनके लिए करेंगे? पुतिन के तो मैंने आपके यहाँ प्रिडिक्ट किया था, और आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। एक तो वर्ल्ड वॉर में ये दो तीन लीडर्स हैं जिनका नाम आपको ज़्यादा दिखेगा। मोदी जी हमारे न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। तटस्थ का मतलब जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ मत घुसना, बचा के। जैसे अभी भी हम ईरान वाले युद्ध में ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए हैं, ना हम अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, जो उनको आपस में करना है करते रहे। ट्रम्प हो गए, बेंजामिन हो गए आपके इजराइल वाले, और आपका ये हो गया पुतिन जी हो गए। एक हमारे और जो परेशान रहते हैं हमेशा कि हमको तो किसी ने बुलाया ही नहीं, वो साउथ कोरिया वाले। ठीक है भाई बहुत मीम बन रहे हैं उनको लेके कि जब सारे आप खिलौने तो मैं लेकर के सारे बैठा हूँ, मुझसे खिलौने, कोई खेल नहीं और रहा। वो बड़ा अच्छा मीम है उनका, आता है कि जब आप योग्य हो लेकिन आपको कोई पूछ ना रहा हो। योग्यता को कोई पूछे मत। तो उनको भी अपनी योग्यता इस युद्ध में किम जोंग उन। किम जोंग को, तो इनको भी अपनी योग्यता भी दिखाने को मिलेगी। पुतिन जी भी इस वर्ल्ड वॉर में काफी हद तक अभी पार्टिसिपेट आपको करते हुए एक दिखेंगे। मिनट, किम जोंग उन को भी अपनी योग्यता दिखाने को मिलेगी, तो वो तो सीधा बटन ही दबाएंगे फिर। वो बटन तो ही दबाएंगे, हाँ। बटन ही दबाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह तो रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को कभी डिनाई करता ही नहीं हूँ। मैंने कहा है कि जो वॉर जैसी सिचुएशन से वो है, वो आने वाले टाइम में दिख रही है, लेकिन उससे घबराने से कुछ नहीं हो सकता, डर फैलाने से कुछ नहीं हो सकता कि लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। आप उसको ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस जरूर है, और यहाँ पर कई देशों का पार्टिसिपेट होना। पुतिन के लिए मैं कहूँगा कि पुतिन को लेकर मैंने लास्ट टाइम आप क्या बोला था, इस वॉर में कुछ ऐसा हो सकता है जो थर्ड वॉर की 2-3 साल चलेगा, कि यहाँ पर पुतिन का जो समय है मुझे ठीक नहीं दिखता। इनका असैसिनेशन या कुछ इस तरीके की घटनाएं जो इनको जीवन मृत्यु के संकट में डाल सकती हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 2-3 नेता हैं विश्व पटल पर, जो भौगोलिक मानचित्र है आज पूरे विश्व का, इसमें काफ़ी परिवर्तन आपको अगले 2-3 वर्ष में दिख रहा है। कहीं की सीमाएं बढ़ रही हैं और किसी की सीमाएं घट रही हैं। यूक्रेन एंड रशिया वॉर की प्रेडिक्शन मैं आपको दे देता हूँ। यूक्रेन पूरे का पूरा रशिया में मर्ज होगा इस वॉर के बाद। यूक्रेन रशिया का ही पार्ट हो जाएगा। रशिया से ही निकला था, यूएसएसआर से ही निकला था, यूएसएसआर में ही वापस जाएगा। बड़ा भारी पड़ गया फिर तो ज़ेलेंस्की साहब को बिल्कुल अपनी पड़ेगा। जिद और नेटो में शामिल होना आने वाले टाइम में। देखिए सबकी अपने व्यक्तिगत सामरिक दृष्टि से अलग अलग रहते हैं, तो इस युद्ध का जो कुछ परिणाम देते हैं ना, आउटपुट क्या आने वाला है। हाँ। तो आउटपुट में एक ये भी है कि पुतिन जी इसको अपने आप में मर्ज करा लेंगे, यूक्रेन को खत्म। यूक्रेन ये यूएस मैं रशिया चाहती हूँ, क्योंकि जब आपसे बात होती है ना तो हम डेटा फैक्ट्स और कुंडली पे ज़्यादा चर्चा करते हैं, ग्रह योग पे चर्चा करते हैं। ये आपकी प्रिडिक्शन कि यूक्रेन रशिया में मिल जाएगा, ये आपने पुतिन की कुंडली के हिसाब से बताई है, जेलेंस्की की कुंडली के हिसाब से बताई है, या यूक्रेन की कुंडली? देखिए जेलेंस्की की कुंडली मेरे पास है नहीं, इसको मैं एडमिट करता हूँ। यहाँ पर जिस दिन यूक्रेन का गठन हुआ था वो कुंडली हमने ली है। हमने रशिया का जो गठन यूएसएसआर के बाद जब दोबारा से नया गठन हुआ था उसके हिसाब से जो कुंडली ली है, और यहाँ पर हम पुतिन के चार्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 चार्ट्स पे काम करें, विश्व परिदृश्य की स्थिति देखें, जगत लग्न की कुंडली देखें। एक टर्म और यूज होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जगत लग्न। विश्व परिदृश्य में क्या होता है, तो जब भी सूर्य मेष राशि में 14-15 अप्रैल के बाद, तो वहाँ पर फिर एक कुंडली बनाई जाती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम जगत कुंडली कहते हैं। तो इन जगत कुंडलियों के अवलोकन से अगले 26 और 27 के प्लस एक कुंडली पर हम और काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली, जो कि आपका जब नववर्ष शुरू होता है तो हम एक कुंडली बनाते हैं। तो उन कुंडलियों के अवलोकन से प्लस जो संक्रांतियाँ होती है, जैसे मेष संक्रांति जब मेष राशि में जा रहा है, तुला संक्रांति जब सूर्य तुला में जा रहा है, तो ये सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो लोग समझते हैं, मैंने वर्ड इसलिए बोले कि वो लिंक कर सकते हैं, तो वो सारा डेटा लेके बैठेंगे ये सब करने, तो वो इस प्रेडिक्शंस को होते हुए पाएंगे। तो ये एक बेस है किसी प्रेडिक्शन को देने का। परिणाम आप आते हुए देखेंगे और इसका आपको प्रभाव दिखेगा पूरे विश्व परिदृश्य में। मैंने देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पिछली बार की कुंडली से प्रेडिक्शन की थी, मुझे याद है, और मैंने कहा था कि जो 29 मार्च की कुंडली बन रही है, जब नववर्ष शुरू हो रहा था उसी टाइम ड्यूरेशन से, अष्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, कोई आतंकी घटना होगी। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जब भी राव सर भी कहते हैं एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, राहु और शनि ट्रांजिट में जब निकटतम अंशों में आते हैं, क्लोज डिग्री कलेक्शन, तो वहाँ पर कुछ भारी उथल पुथल होती है। तो यहाँ पर 21 अप्रैल को मुझे याद है शाम को 6 बजे के आसपास
राहु और शनि क्लोज डिग्री कनेक्शन पे आ गए थे। अगले 24 घंटे के अंदर पहलगाम और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर, ये वो सब आपने देखा। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी तो काम करती है। और अभी आपका मंगल और राहु सेम डिग्री कनेक्शंस पे चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो उनका भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मंगल को कहा जाता है कि युद्ध का अग्रदूत होता है। जब भी मंगल कोई युद्ध का तात्कालिक कारण होता है, राहु शनि लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं, मंगल को युद्ध का अग्रदूत यानी कि सबसे आगे चलने वाला, जो आपको इमीडिएट एक्टिवेट कर देता है। तो ये राहु के साथ सेम डिग्री कनेक्शंस में है आने वाले टाइम में, तो ये फिर से उस चीज़ों को करेगा, एक्टिवेट कर देगा वॉर जैसी सिचुएशंस। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी इतनी पुरानी है कि ये जो वॉर जैसी सिचुएशंस है, ये मैं कहता हूँ नहीं, महाभारत में भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। आपके जो सहदेव थे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, आपके जो कर्ण थे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, जो कृष्ण थे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। कृष्ण और कर्ण का संवाद है, और दोनों दो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपको तो पता ही है ना। तो जब उद्योग पर्व में इसका रेफरेंस है, वो पूछते हैं कर्ण से, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होना है, फिर भी तुम इस युद्ध में जा रहे हो। तो मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन लूँगा। कर्ण कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये जो आपका शनि है प्रजापति के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जाने वाला है, केतु मंगल के नक्षत्र में जाने वाला है, और ये जो प्लानिटरी कंडीशंस है राजा के विनाश को इंडिकेट करती हैं कि जो भी इस समय राजा है दुर्योधन, उसका विनाश होगा, उसके साथियों का विनाश होगा, ये तय है। तो फिर कहते हैं जब तुम्हें इतना पता है तो तुम जा क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं मैं तो कर्म सिद्धांत से बंधा हुआ हूँ, जिसने मुझे ये सत्ता दी, जो सम्मान दिया, मुझे उसको पे करना है, क्योंकि मैं किसी कार्मिक डेट में नहीं जाना चाहता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी आपकी प्राचीन विद्या है कि अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें, कमी हम ही में रह जाती है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं शायद जितने लोग आपको दिखते होंगे उसमें अपने आप को सबसे कम मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट मानता हूँ। अगर मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत हो रही किसी वजह से, तो कमी मुझ में ही है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कमी नहीं है, वो आपकी पिन पॉइंटेड चीज़ें तक बता सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको श्रापित भी कह दिया गया था कि इसमें एस्ट्रोलॉजी को श्रापित विद्या कहा जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी कार्मिक संबंध में बनते हैं, क्योंकि आप वही करते हैं किसी के प्रारब्ध में घुस के उसको जो कर्म दंड मिला हुआ है उसमें आप चाहते हैं रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे कि मैं एक क्लास में बैठा हूँ और मैं बहुत शैतानी कर रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे निकाल के हाथ खड़े करके बाहर कर दिया, मेरे कर्म दंड है और मुझे भोगने चाहिए। हाँ। अब होगा क्या कि कोई दूसरा टीचर निकले, मुझे रिलैक्सेशन देने की कोशिश करे, तो एक कर्म दंड में बाधा उसके साथ भी जुड़ेगी। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी श्रापित है। और यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी को आप तो आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी इस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, ये टेंडेंसीज पे काम करती है, एक पैटर्न को बताती है। ये जो फैटलिज्म होता है, भाग्यवाद, कि ये होकर ही रहेगा, कुछ भी डेफिनेट नहीं है संसार में, मेरी अगली सांस चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, डेफिनेट कुछ नहीं है। ये आपके प्रारब्ध के एक पैटर्न को बताती है। उस पैटर्न में कब आपका अच्छा समय, कब बुरा समय, तो कब आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ने की विद्या है। किस चीज़ में आपको जाना चाहिए, किस चीज़ में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको म्यूजिक में जाना चाहिए तो आप म्यूजिक में जाओ, आप आईटी इंजीनियर मत बनो, ये बताने की विद्या है। एस्ट्रोलॉजी ये बताने की विद्या नहीं है कि आप नोट कर लो ये होके रहेगा। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं, मेरी एस्ट्रोलॉजी तो बहुत इतनी सामान्य है कि सबसे पहले तो एक हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए आपके, ये बताती है आपके कर्म की प्रवृत्ति, कि कर्म क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। और एक होता है वृहत पराशर होरा शास्त्र, जो उन कर्मों को पढ़ने की टेक्निक बताता है। तो ऊंचा क्या है, भगवत गीता। ये कह रही कर्म करो, तो ये नहीं कह रही कि कर्म मत करो। फिर तो मैं हर जगह बोलता हूँ मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर बता दो, जितनी फीस लेनी मैं दे दूंगा उसको, मुझे डेट वाइज बता दे कि इतने डेट को मेरे बच्चे की शादी होनी है, ये डेट मेरी डेथ की है, मेरी लाइफ में इस दिन एक्सीडेंट होगा, आप बताओ। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको एक प्रारब्ध मिला है, सेट प्रारब्ध, जो फैटलिज्म का विरोध करता है। उस प्रारब्ध को आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं फ्री विल की लिमिट के थ्रू। तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट आप पर आता ही है। तो जो खराब चीज आनी है, सपोज बारिश होनी है, आप एक सेट यानी कि पुंज संचित कर्मों से एक प्रारब्ध लेके आए, उस पर लिखा है कि 36वें वर्ष आपको कोई शारीरिक कष्ट होगा, ऐसी दशाओं का कॉम्बिनेशन आया है। लेकिन आपको जैसे ही आपने इस जीवन में जन्म लिया, आपने अच्छे काम करने शुरू किए, लोगों की मदद करनी शुरू की, किसी को मन कर वचन से कष्ट नहीं दिया,
तो 36वें वर्ष का जो कष्ट है वो आएगा, लेकिन वो कष्ट इतना मामूली होकर निकल जाएगा उस शुभ कर्मों के प्रभाव से कि जिसको एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था कि मृत्यु तुल्य, वो तो आप केवल एक मैंडेट लगा के चले आए, कुछ नहीं हुआ आपको। ठीक बात। तो क्या हुआ कि आपने एक सेट प्रारब्ध को अपनी फ्री विल अच्छे कर्मों से इम्पैक्ट करने की कोशिश की। वही बात की जैसे बारिश तो होगी, लेकिन जी। आप अगर छाता लेके निकलो तो कम से कम इतना भाग तो आपका बच जाएगा, सर तो नहीं भीगेगा। बारिश होगी, बारिश को कोई टाल नहीं सकता है। बिल्कुल। आप भी थोड़ा बहुत भीगेंगे, लेकिन दूसरे को नजला, खांसी, जुकाम हो जाएगा, वो अपनी जगह ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा। आप कम से कम सुरक्षित रहेंगे। मैं तो इसको और अच्छा कहता हूँ, अगर आप शुभ कर्म कहते हैं तो आपकी स्थिति ये है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आपके पोर्च में आके गाड़ी लगेगी, एक छाता लेके आदमी खड़ा होगा, आपको गाड़ी में बैठा लगे, एक बूंद नहीं आपके ऊपर आएगी, और पूरे रास्ते में बाधाएं आ रही है, थोड़ा डिले हो सकता है, बारिश हो रही है, जाम वाम, लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, और इसको कहते हैं कृपा आना। शानदार। और जब प्रभु कृपा आ जाती है तो एस्ट्रोलॉजी एक तरफ रख दी जाती है। कल भारत जब जीता 140 करोड़ लोग दुआएं कर रहे थे, और आप भी ऐसे काम करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे काम कर रहा है, जो समाज पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जो आपकी सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। अगर वो बीमार हो रहा है तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, जैसे कि ये चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो कुंडली है उससे ज़्यादा वो प्रभाव काम कर रहे हैं। अरिष्ट से अरिष्ट जो योग होगा वो सब कट जाएंगे जब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जीवन में ऐसे काम जरूर करो कि जब आप संकट में हो तो आपके लिए, आपके अलावा हजारों लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु इस व्यक्ति के साथ गलत मत करना। अगर मैंने कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को इस संकट से निकाल दो। ये संकट ये व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है। हो सकता है इसने पूर्व जन्म में कोई संचित कर्मों से इस पाप प्रभाव को पा लिया हो, लेकिन सर इसने आके बहुत अच्छे काम किए, इसको निकाल दीजिए। तो वो दुआएं, आपके सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फेल, सारी एस्ट्रोलॉजी फेल। मेरी एस्ट्रोलॉजी कर्म सिद्धांत पे, अगर आपको अपने कर्मों पे भरोसा है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ें आपके पास अगर है, प्रारब्ध में आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके अंदर इतना पुरुषार्थ है कि आप सब कुछ पा सकते हो, और आपके अंदर इतनी लगन है। दूसरा, आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि मैं मेहनत करूँगा और मेरा नारायण, मेरा कृष्ण, मेरा माधव मेरे साथ खड़ा है, गिरूंगा लेकिन हर बार ये मुझे उठाएगा। आपकी कुंडली आप पर काम ही नहीं करेगी। आप दो चीज़ें कर लो, कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ये नगनगीना पहनने की जरूरत नहीं, जो कि मैं भी नहीं पहनता। ठीक है, तो आप अगर ये काम कर लो तो मैं वादा करता हूँ आपको अपने पर भरोसा हो जाए और आपके माधव और कृष्ण पर भरोसा हो जाए, इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। उम्मीद मैं करती हूँ कि ये बातें लोगों ने सुनी तो है, लेकिन आचरण में भी उसको ढालने की कोशिश करेंगे। और मैं ये हमेशा कहती हूँ अंकित जी कि ये बड़प्पन है आपका, जो आप कह रहे हैं मैं गलत हो सकता हूँ, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये बड़प्पन है आपका कि आप खुद को भगवान सिद्ध करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। वरना मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका ये कहना होता है कि मैं तो उपाय दूंगा तो वो जरूर असर करेगा। तो ये उपाय मैं भी देता हूँ, ये मैं क्रेडिट कहता हूँ आपको ना, लेना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू। मैं भी उपाय देता हूँ। मैं नीतीश वाली प्रेडिक्शन में भी कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में कुछ 2-3 महीने का इधर उधर हो गया हो, मैं भी इंसान हूँ, एडमिट करता हूँ, और सुधार करेंगे और सीखेंगे। सीखने के लिए तो आए, जब तक जिंदा है तब तक सीखेंगे। लेकिन ये कि जो चीज़ें हो रही है, इट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। मैं भी उपाय देता हूँ। मैं कहता हूँ, कोई कहते हैं साहब हम तो सुबह 5 बजे जाते हैं, गुड़गांव में नौकरी करते हैं, 5 बजे उठते हैं, 9 बजे पहुँचना होता है, तो सुबह से हमारे पास टाइम ही नहीं होता पूजा का। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी भगवान को याद मत करो। भगवान हमारी तरह लालची नहीं है, गिव एंड टेक वाला नहीं है कि तुमने हाथ जोड़े तो ही मैं कृपा करूंगा। तुम भगवान के साथ भगवान जैसे काम कर लो। तुम केवल एक काम करो, अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दो जिससे किसी व्यक्ति के, गरीब बच्चे के या किसी के जीवन में कोई इम्पैक्ट आ रहा है। और इम्पैक्ट के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, भावना चाहिए होती है। आप 1 रुपये दे के भी किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, अपना पुरुषार्थ दे के भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप अपने जीवन में किसी रोते हुए चेहरे के हंसी का कारण बन रहे हैं या मुस्कान का कारण बन रहे हैं, तो 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र से भी बड़ा है। 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र कराने की जगह, जो मुझे लगता है जो मेरा शिव है, शिव सबके अलग अलग हैं। एक शिव वो है जिसने हम सबको बनाया है, एक शिव वो है या एक भगवान वो है जिसको हम सब ने बना दिया है। तो मेरा शिव तो वो है जिसने मुझे बनाया है। वो कहता है कि कुछ मत करो, अच्छे काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। जो कृष्ण है मेरे, वो ये कहते हैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब, ये तुम मुझे 56 भोग लगाते हो, इसकी जगह किसी गरीब बस्ती में चले जाओ और जिन बच्चों ने खाना नहीं खाया है उनके
पेट में जब आप निवाला डालोगे तो वो मेरी आत्मा में लगेगा। विवेकानंद ने कहा है दरिद्र नारायण की सेवा। जो एक नारायण कौन है? यही दरिद्र नारायण है जिसके पेट में 3 दिन से अन्न नहीं गया है, और आप वहां पर अगर कर रहे हो तो उसकी जगह ये नारायण साक्षात बैठा है ना। आप जब किसी को नमस्कार करते हो तो उसके अंदर बैठे नारायण को नमस्कार करते हो। तो आप कीजिए काम, अगर आप अपने जीवन में ये काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी आओ मत मजे लेने के लिए, मैं सबसे कहता हूँ आप मत आओ कि जरा इसको टेस्ट कर लेते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, करोड़पति हूँ, अरबपति कब बनूंगा। ये एस्ट्रोलॉजी इस चीज के लिए नहीं है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी है जब आप अपने दुर्लभ संकटों में फंसे हुए हो, जब मरण और जीवन का मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो, जब आप जीवन के ऐसे दोराहे पर खड़े हो कि आपको आत्महत्या का विचार, या आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ करने को राह ही नहीं है, तब एस्ट्रोलॉजी आपको एक ज्ञान के माध्यम से एक रास्ता दिखाने की कला है। मैं फिर से कहता हूँ ये इस कला नहीं है कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है इसको आप वापस करा दो एक रेमेडी करा के। आप अपमान करते हो एस्ट्रोलॉजी का, आप अपमान करते हो एस्ट्रोलॉजर का, और वो एस्ट्रोलॉजर भी अपमान करते हैं एस्ट्रोलॉजी का। मेरा काम ये नहीं है कि साहब मेरे यहाँ इतना ब्लॉकेज हो रखा है, कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि पैसे का आवागमन शुरू हो जाए। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है आपको जन्म मरण के बंधन को पहचानने का, आपके कर्म की प्रवृत्ति को पहचानने का, आपका कर्म क्या लेकर आए उसको जानने का। और मैं इसको भविष्य फल कथन कहता ही नहीं हूं, मैं इसको कहता हूं एस्ट्रोलॉजी है कर्म फल कथन। क्या कर्म लेके आए थे, क्या कर्म आपको अलॉट किए गए, क्या पूर्व जन्म के कर्म में कहाँ फंसोगे, कहाँ बचोगे, वो बताना एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं है आपके प्रारब्ध में, मैं कैसे परिवर्तन कर दूंगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ज्योतिष की इतनी अच्छी जानकारी आपने मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाई है, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ज्योतिष ठीक ढंग से समझने में जो अंकित जी आपकी मदद कर रहे हैं उसके लिए फटाफट से मेरे आप पॉडकास्ट को लाइक कीजिए यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और वापस हम थोड़ा प्रेडिक्शन के ऊपर अगर आएँ तो आज मैं आपसे राशि भी लोगों की जानूंगी कि 12 राशियों के ऊपर ये रौद्र संवत्सर क्या असर डालने वाला है शॉर्ट में ही, हालांकि अंकित जी बताएंगे। और इसके पहले मेरे किसी पॉडकास्ट में हमने राशिफल के ऊपर चर्चा नहीं की है, लेकिन वहाँ आगे बढ़ने के पहले क्योंकि सोना चांदी और शेयर मार्केट किस ओर जाएगा, इकोनॉमी किधर जा रही है, क्रूड ऑयल क्योंकि लगातार अब तो बढ़ने की खबर आ रही है कि 90-92 तक पहुंच गया है, $100 हो गया, तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो क्या मेरे पर्स से तो रुपया नहीं निकल जाएगा, मुझे तो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो महंगाई, सोना चांदी, क्रूड ऑयल और शेयर मार्केट के ऊपर आपका ज्योतिष क्या कह रहा है? सबसे पहले शेयर मार्केट के लिए मैं बोलूँगा, आज भी हम जब बैठे हैं तो शेयर मार्केट क्रैश हुआ 2-2.5 हज़ार पॉइंट। जो जुपिटर की चाल है वो ट्रेसपासर है, अतिचारी है, असामान्य व्यवहार से चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो जियोपॉलिटिक्स और जो ओवरऑल प्रेडिक्शन चल रहे हैं शेयर मार्केट के लिए तो अच्छे नहीं है। तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो शॉर्ट टर्म टेंडेंसीज की तरफ देखते हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि संभल कर रहे हैं या ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सपोज कई लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ इस तरीके करते हैं। शेयर मार्केट का जो भविष्य 2026 और 27 के मिड तक अच्छा नहीं है। हैवी क्रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर आपदा में अवसर होता है जो मोदी जी कहते हैं, तो आप अपना पैसा बचा के रखिए। आपको अभी ये शेयर मार्केट आने वाले समय में सेंसेक्स 50-60 हज़ार के लेवल पे दिखेगा की तरह। तो आप अपना पैसा बचाइए, लगाइए। आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अगर आप 4-5 साल का भविष्य देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो 40,000 सेंसेक्स पे पैसा लगाया था वो 2 साल में 1 लाख के पार निकल गया सेंसेक्स। देखा ना, में मात्र 1 साल या 1.5 साल के अंदर सेंसेक्स में कितना फ्लक्चुएशन हो गया। तो ये आपको जब भी जियोपॉलिटिक्स गड़बड़ होता है ये आपको दिखता ही है। दूसरा, अगर सोना चांदी पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये सेफ एंड सिक्योर है। बृहस्पति का वर्ष भी है यहाँ पर। और सोना चांदी के लिए मैं बोलूँगा कि मुझे ये जो हिंदू नववर्ष है यहाँ पर इसका जो लेवल है, अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें यानी कि अगले मार्च अप्रैल तक 27 में, तो 2-2.25 लाख गोल्ड आपको बड़ी आसानी से, मैं तो कहता हूँ हो सकता है दिसंबर एंड तक ही देखने को मिल जाए, बहुत आसानी से। तो वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म आपके पास अगर पैसा है और आप चाहते हैं कि 4-5 साल के लिए लगाएं तो ये गोल्ड 5 से 6 लाख रुपए कहीं नहीं गया है। अगर आप सोचते हैं कि 2029-30 में आपको फंड की ज़रूरत है, आज आप गोल्ड खरीद लेते हैं। आप चाहे डिजिटल फॉर्म में खरीदें चाहे फिजिकल में खरीदें, बट खरीदें। क्योंकि कई बार हो सकता है कि सपोज मेरे पास 1 तोला खरीदने के लिए वैल्यू नहीं है 1,62,000, तो मैं 1 ग्राम ले लूँ डिजिटल फॉर्म में, 100 रुपये का ले लूँ, 1000 रुपये का ले लूँ। तो मैं यहाँ सबसे ये कहूँगा कि गोल्ड में एक तो इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर के लिए मैं फिर से प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि सिल्वर देखिए ठीक चल रहा है। जो आई थी उसमें ग्रोथ वो
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। 4.20 4.25 का लेवल छूना, दोबारा 2.70 के आसपास चल रहा है। ये इस ईयर हिंदू नववर्ष के अंत तक दोबारा से अपना जो 3.5-4 लाख का लेवल है उसको मेंटेन करेगा, और लॉन्ग टर्म यानी 29-30 आज से 3-4 साल बाद ये वापस से 8 से 10 लाख रुपए आपको सिल्वर दे के जाएगा। कहीं भी प्रॉफिट नहीं गया है। तो अगर आप फिजिकल खरीद सकते हैं फिजिकल खरीदें, और मैं तो कहूँगा अगर आप डिजिटल खरीद ले। आजकल भारत सरकार की बहुत सारी योजना, इधर उधर मत फंसे ड्रामा खबरों। भारत सरकार सेबी ने मना किया है भाई। भारत सरकार जहां पर आपको देते हैं बॉन्ड, वहां पर आप इन्वेस्ट करें। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप चाहे 100 रुपये और 100 रुपये लगा दीजिए गोल्ड में, 1000 रुपये लगा दीजिए, जैसे आप लगाना चाहें लगाइए, आप देखेंगे आपका रिटर्न आएगा। शेयर मार्केट को आपको थोड़ा सा भी संभल कर चलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। जो फंड आपने लगा दिया शांति से बैठ के इंतजार करें। ऐसा मत करें कि वो गिर गया तो उसको काट दें, या बढ़ गया तो उसको किसी, अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है। दूसरा हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। शनि रिप्रेजेंट करता है आपका कच्चा तेल या जितनी भी इस तरीके की चीज़ें, खनिज पदार्थ। यहाँ पर मैं क्रूड ऑयल को लेके जो वॉर है, जो वॉर हर वॉर की एक थीम होती है, जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स की जो थीम थी, यहाँ की जो थीम है या जो इसका जो स्टार्टिंग है वो तेल युद्ध है, ऑयल वॉर जिसको हम कहते हैं। तो डेफिनेटली खाड़ी देशों से कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल में, ब्रेंट क्रूड ऑयल में यहाँ पर क्राइसिस आने ही आने हैं। रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि सरकार स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे एक बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जो आपका ऑयल है, पेट्रोल, डीजल या जो भी एनर्जी सेक्टर से संबंधित चीज़ें, चाहे गैस हो, चाहे रिफाइनरीज हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर लाइसेंसीकरण हो सकता है। यानी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए लिमिटेशन कर लेना कि सपोज मैं हूँ तो मेरे आधार कार्ड पे केवल मुझे 10 लीटर पेट्रोल मिलना है पूरे महीने में। ये 6 महीने के लिए हो सकता है एक्सटेंड, क्योंकि ये चलेगा। ये चीज़ें थमती भी नहीं कि आप देख रहे हैं कि भी मार्च अप्रैल के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये। हाँ। और विराट रूप में आपको दिखेगा। तो तेल का संकट उभरेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाने के लिए बोलेगी गवर्नमेंट, और इस क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने के अलावा उसके बाद भी कंट्रोल में आना नहीं है खपत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका लाइसेंसीकरण होना या कैपिंग कर देना, दोनों चीज़ें आपको यही 26-27 जो चल रहा है ना, इसी में देखने को मिलेंगे, और भारत सरकार द्वारा ही देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर ये हुआ तो दोनों ही बुरा स्वरूप ही है, चाहे कैपिंग हो जाए या लाइसेंसिंग हो जाए, दोनों ही चीज़ गलत है। पर देखते हैं जो होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा। अब अगर मैं राशिफल पर आगे बढ़ूं तो अंकित जी, उपाय भी अभी मुझे लेना है। अच्छा, पहले हम उपाय की बात कर लेते हैं। आपने कहा अगर कोई घर बनाना चाहता है, शुरू से लोग अभी तक देख रहे होंगे उस उपाय के लिए, मुझे लगता है शुरुआत में हमने कह दिया था, तो वो क्या उपाय आप बताने वाले थे? देखिए, उपाय रेमेडी इस टाइम एस्ट्रोलॉजी में बहुत चलती है। हाँ। आप क्या, एक रील की थी, मुझे शुरुआत बताया था कि मैंने बहुत गुस्से में कहा था कि उस टाइम रेमेडी बहुत चल रही थी। अब तो मैंने कहा ना एलिमिनेशन हो रहा है, अब रेमेडी पे लोग नहीं मान रहे हैं। अब उन एस्ट्रोलॉजर ने भी कम कर दी वो चीज़ें कि तेज पत्ता और ये सुपारी खा लो तो करोड़पति बन जाओगे। उनको समझ में आ गया, जनता ने उनको नकार दिया, आने वाले टाइम में और नकार देगी। तो फिर मैं कहूँगा कि जो लोग उपाय चाहते हैं, जो लोग रेमेडी चिल्लाते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पर ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं, और आप पर ब्लेसिंग्स आई हैं नीम करोली बाबा की, जिनको साक्षात हनुमान जी का अंश माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में मकान बनाना चाहते हैं, मकान मंगल जो कि भूमि का कारक है, मंगल के लिए हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, आप एक अर्जी लिखिए नीम करोली बाबा के नाम, और कैची धाम जाइए। अगर कैची धाम भी नहीं जा सकते तो आप दिल्ली में रहते हैं तो जौनपुरा जाइए, आप वृंदावन में जा सकते हैं, और उनका एक स्थली और है फरुखाबाद के पास। जहाँ पर भी आपकी लोकेशन के पास पहुँच रहा है, नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुँचिए। कुछ नहीं करना, 1 रुपया नहीं खर्च करना, अपनी अर्जी उनके दान पात्र में डालिए, और वहाँ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करके आइए। और आप देखिए जो काम आपके रुके हुए थे, मैं मकान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके जीवन में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जीवन समाप्त लग रहा है, नौकरी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, या जीवन एकदम अंत की ओर बढ़ चुके हैं, कुछ मत करो, एक उपाय करो, बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, गाड़ी उठाओ, फ्लाइट उठाओ, उत्तराखंड जाओ। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है कैची धाम, वहाँ जाओ, जेब में 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बैठो, सुंदरकांड का पाठ करके आओ। 3 महीने के भीतर अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो जैसे मैंने पहले कहा था, फिर कहता हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे कभी, या मेरे ईश्वर ने कभी मुझे इस तरह दिया नहीं कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े कभी किसी से। लेकिन मैं गारंटेड बोलता हूँ, जिससे आपका विश्वास बढ़े। और एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, अगर आपकी स्थिति ये भी नहीं है कि आपके पास बस का भी किराया नहीं, कि 400-800 रुपये आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप हमारी टीम से संपर्क करना। अगर आप जाना चाहते हो तो जो हम यथासंभव मदद करेंगे। लेकिन आपके जीवन का जब अंत होगा,
या दुखद चीज़ों का जब समाप्ति होगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो मैं ये चाहूँगा आप जाएं, आपके पास अगर कुछ भी पैसे नहीं तो आपके बस के टिकट हम करा के देंगे, आप जाओ, आप बस जाओ और वहाँ सुंदरकांड का पाठ करके आओ और वहाँ से ब्लेसिंग्स लेके आओ, और 3 महीने के अंदर ना हो तो मैं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं मिलता रहूँगा शालिनी जी के यहाँ आपको, और मैं बहुत गारंटी शानदार, लेता हूँ। बहुत शानदार। और मुझे पिछली बार भी आपने जो रेमेडी दी थी वो बहुत अच्छी इसीलिए लगी थी क्योंकि वो रेमेडी भी सब हमने भगवान पे छोड़ दिया वाली थी जी। वो ऐसा नहीं था कि हम कुछ कर लेंगे या हम बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, वो भी ऐसे ही था। मैं तो हमेशा कहती हूँ वो भजन है ना कि अब छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे मैं हाथों बोलता हूँ, में। और मैं आपको अब आपने इतनी अच्छी बात बोल दी, और मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं परिस्थितियों से नहीं डरता, मैंने अपने जीवन में सब कुछ नारायण के हाथ में छोड़ दिया है। तो ये लाइनें जो आपने बोली, मैं हमेशा मन में जब भी दुखी होता हूँ गुनगुनाता रहता हूँ कि छोड़ दिया अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद है इतना, मैं नर तुम नारायण, मैं संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। अब संसार ही तुम्हारे हाथों में और मैं तो तुम्हारी गोद में हूँ, जो करना है करो, पटकना है। मैं तो अपना पिता मानता हूँ, अपना संरक्षक मानता हूँ, अपना गार्जियन मानता हूँ, जो भी करोगे अच्छा करोगे। ठीक बात। तो मैं इस सबसे कहूँगा कि केवल एकमात्र शक्ति पर भरोसा करो, वो है कृष्ण, वो है नारायण, वो है प्रभु, वो है भगवान। जिस भगवान को आप मानते हो सारे भगवान एक है, मैं तो ये भी कहता हूँ। तो आप अपने ईश्वर पर भरोसा करो, मुझ पर भी मत करो, मेरी बातों पर भी मत करो, लेकिन अगर आप तक ये ब्लेसिंग्स पहुंच रही है नीम करोली बाबा की तो आप ब्लेस्ड हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ आप जरूर लिखें जय श्री राम कमेंट बॉक्स में, और नीम करोली बाबा का जयकारा एक बार जरा जोर से लगाएं इस कमेंट बॉक्स में। हम तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए, ऐसा आपको टाइप करना है। आप फटाफट से हम राशि फल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेष से मीन राशि, आप फटाफट भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या लगता है। अच्छा, अंकित जी डिस्क्लेमर दें उसके पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने राजी किया है राशिफल के लिए अंकित जी को, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि राशिफल बड़ी ऐसी जेनेरिक सी चीज़ नहीं है कि बस मैंने बता दिया और वो सबके ऊपर एक जैसा लागू हो जाए। उसके लिए कुंडली देखना होता है, स्पेसिफिकली आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं वो देखना होता है। आपका काम मैं कर रही हूँ अंकित जी, ये आप आगे कहने ही वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि अंकित जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक आपके जीवन पर घटित होने ही वाला है कि जी मेरी तो वृषभ लग्न थी और आपने बोला तो वो गलत हुआ। वहाँ आपकी कुंडली काम कर रही होगी, लेकिन फिर भी एक अगर भविष्य हम समझना चाहें कि कुंडली वाइज कैसा है। केवल यहाँ पर गोचर, देखिए एक चीज़ थोड़ी सी मैं और जोड़ दूँ, बस एक ही मिनट में जोड़ दूंगा कि जो प्रॉमिस या जो इवेंट होते हैं वो 3 चीज़ों पे काम करते हैं। PDT फार्मूला, ये सब हमें राव सर दिखाते थे कि ये फार्मूला बनाओ ऐसे। प्रॉमिस, दशा, ट्रांजिट। पहली तो अगर मैं बोलूँ कि वृषभ लग्न वालों की शादी हो जाएगी तो पहले तो शादी का प्रॉमिस हो उनके चार्ट में, प्रॉमिस ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। फिर वो दशा एक्टिवेट होनी चाहिए शादी के लिए कि वो दशा आ गई सप्तम भाव सप्तम लॉर्ड की। फिर वो ट्रांजिट ओनली डिलीवरी बॉय, जैसे कि मैं एक पोस्टमैन को एक चिट्ठी दूं कि आपको वहाँ दे के आनी, तो पोस्टमैन का काम सिर्फ दे के आना है। पोस्टमैन का काम उस चिट्ठी को मैनेज करना नहीं, लिखना नहीं है, बनाना नहीं है। तो ये ट्रांजिट है। आप कह रही हो, मैं बताता हूँ। तो जिन लोगों की दशाएं चल रही हैं तो डेफिनेटली उन पर असर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम मेष लग्न की बात करें या मेष राशि की बात करें, तो यहाँ पर जो मेजर ट्रांजिट है इनके चार्ट में, अगर हम 2 बड़े प्लानट लेते हैं जिनका जो चेंजेस होते हैं, जैसे जुपिटर और आपका शनि। तो शनि यहाँ पर मीन राशि में चल रहे हैं, इनके 12वें भाव में हो जाएंगे। और जो जुपिटर है यहाँ इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो इस टाइम आपके 3रे भाव में चल रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो मेष लग्न वालों के लिए जो उनकी जो 1-2 चीज़ें, अगर कोई ऐसे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या जॉब के वीज़ा को लेके परेशान है या बाहर की कंट्री में पढ़ना और जॉब दोनों चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इनके अगर हम देखें तो 10th और 12वें भाव में मूव कर रहे हैं। दूसरा, इस वर्ष वो धर्म कर्म के कामों में अच्छा एंगेज हो सकते हैं। उनके भाई बहनों को लेके कुछ पॉजिटिव या अच्छे इवेंट्स आ सकते हैं। फिर हम बात कर ले वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि जो लोग इस टाइम मैरिज करना चाहते हैं या जो मैरिज के योग चल रहे हैं जिनके चार्ट में, उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट रिलेशनशिप को लेके, या जो रिलेशनशिप चल रही थी वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। फाइनेंशियल गेन के लिए भी ओवरऑल समय ठीक है अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो। 3rd नंबर हम कर लेते हैं मिथुन राशि की बात। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिट इनका भी लग्न में ही चल रहा है जुपिटर का। तो यहाँ जो प्रभाव आना है 5म भाव पर इम्पैक्ट, यानी कि अगर एजुकेशन सेक्टर में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बेटर और अच्छा हो सकता है। संतान प्राप्ति या कंसीविंग के जो चांसेस देख रहे हैं उनके लिए भी समय ठीक चल रहा है। कर्क
कर्क राशि चंद्रमा की राशि, बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग सामान्यतः। यहाँ पर अभी 12वें भाव में चल रहा है ट्रांजिट, तो कोई उनके घर में मांगलिक कामों में खर्च या शुभ कामों में खर्च हो सकता है। जून के बाद से इनका जो ट्रांजिट है कर्क राशि में फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो ये थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको कुछ नई, अगर ये कुछ करना चाहते हैं स्टार्टिंग किसी बिजनेस की, किसी काम की, तो इनके लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। ये समय इनके लिए ठीक और अच्छा रहेगा। इस समय अगर इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तो अपनी हेल्थ में, और हेल्थ में खासकर जो स्टमक पार्ट है उस पर ध्यान रखना चाहिए इनको। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं, वैसे ही सिंह रहते हैं। जैसे राशि का प्रभाव तो होता ही, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता। सपोज इसकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, तो वो लीड करने की कोशिश करता है। वो कभी नंबर 2 पोजीशन में काम कर ही नहीं सकता, वो नंबर 1 पोजीशन में बेस्ट काम करेगा। तो आप जन्मजात लीडर होते हैं सिंह राशि या सिंह लग्न वाले। आप पर जो प्रभाव आने हैं बृहस्पति के, आपका भी जो डिस्टर्बेंस चल रहा है जॉब में या परेशानी में, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो शनि का ट्रांजिट दशम पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आने वाले समय में आपकी जो जॉब है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं, वो चेंज हो जाएगी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपको एंड होते हुए देखेंगे। लेकिन ये जो शनि का ट्रांजिट है, ये आपके जीवन में कई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो ये थोड़ी सी आपको हेल्थ रिलेटेड इशूज़ दे सकता है। फिर हम आते हैं आपकी कन्या राशि पे। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो बुध से गवर्न होती है। कन्या राशि ज्ञान और बुद्धि की राशि मानी जाती है। कन्या राशि पर मैं अगर प्रभाव देखूं तो यहाँ पर अगर हम जुपिटर के ट्रांजिट और सैटर्न और जो बेसिक ट्रांजिट चल रहे हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए इनके लिए अच्छा समय है। इनके अगर इनके लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा था तो वहाँ उनके लिए ठीक समय है। इनकी लाइफ में आने वाले टाइम ड्यूरेशन में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, जो एक तरीके से होता है ना कि कोर तय करना, आने वाले टाइम का दिशा और दशा तय करना, वो इनको प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। तुला राशि पर आते हैं हम। हाँ। अब तुला राशि में बात करते हैं, वीनस लग्जरी ओरिएंटेड राशि है, तो ये लोग भी लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं। तो इस राशि के लिए भी अगर हम ट्रांजिट और इनको कंपेयर करें तो ये समय इनका ठीक चल रहा है। इस राशि वालों को 2 काम करने चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टीज़ में करना चाह रहे थे, या आपका जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था किसी वजह से नहीं हो पा रहा था, तो आप आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वर्क है इनको होते हुए देखेंगे। कुछ नए डेवलपमेंट आप अपनी जो फैमिली लाइफ है, यानी कि फैमिली लाइफ का इंक्रीज होना, बढ़ना, तो अगर कोई जो हमारी लोग महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको संतान होने का जन्म है, और या जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए कंसीव जैसे जो ऑप्शंस है वो बन सकते हैं। फिर हम आते हैं वृश्चिक राशि पे, जो कि मोदी जी का भी राशि और लग्न दोनों ही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े से यहाँ पर अभी मैं कहूँगा कि विपदाओं का समय, थोड़ा सा इनको भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे निगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं जो इनको एक तरीके से परेशान कर सकते हैं, फैमिली फ्रंट पे, ऑफिशियल फ्रंट पे। तो थोड़ा सा सजग रहें, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, सर झुका के इस टाइम काम करें, बहुत ज़्यादा किसी के साथ कंट्रोवर्सी में मत पड़े, हनुमान चालीसा का चैंट करते रहे, इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समय। फिर हम बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। हाँ। धनु राशि बृहस्पति के साथ गवर्न होती है। धनु राशि पर अगर हम शुभ प्रभाव देखें, बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो इनके लिए भी एक नई ओपनिंग, नई बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है। अगर ये लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो इनके लिए जून के बाद का जो समय बहुत अच्छा और बेहतर है। तो कोई नया बिजनेस, और इनको इस तरीके के काम शुरू करने चाहिए इस वर्ष, अगर मैं कहता हूँ, जो खासकर आपके FMCG सेक्टर से लिंक करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री का काम करते हैं, उनके लिए ये जो समय बहुत बेहतर और अच्छा रहने वाला है। तो इसमें उनको कुछ नया विस्तार करना चाहिए इस वर्ष। यह होता है ना कि अगर आपका एक होटल है तो आप एक नई चेन शुरू करें, उसको एक्सटेंड करें, तो इस सेक्टर में ये इनके लिए अच्छा और बेहतर रहने वाला है। हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। शनि से गवर्न होती है, हार्ड वर्क आपसे मांगती है। इस वर्ष भी ये राशि आपसे चाह रही है कि आप हार्ड वर्क करें। उस हार्ड वर्क का जो फर्स्ट हाफ है आपका 2026, उसमें आपको केवल हार्ड वर्क करना है। उस हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो आपको 2 बार देखने को मिलेगा, एक 2 जून के बाद और एक 31 अक्टूबर के बाद। तो किसी वजह से आपका अगर इस साल प्रमोशन नहीं हो पाता है तो निराश ना हो, कुछ ऐसा होगा मिड टर्म में, जैसे कि होता है ना आउट ऑफ टर्म प्रमोशन कर देना, कि जो नॉर्मल हमारे अप्रिसिएशन होने थे मार्च अप्रैल में वो हुए ही नहीं, वो कैंसिल हो गया अचानक, अब अक्टूबर में हमारा आउट ऑफ द टर्म कर दिया गया। तो आपका उस टाइम ड्यूरेशन में काम हो सकता है, तो काम करते रहे, काम से कोई शिकायत मत रखे। फिर आती है आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे ही आप देख रहे हैं 2026 में जितने प्लानेट हैं ऑलमोस्ट कुंभ राशि के पीछे ही पड़े हैं। राहु का भी ट्रांजिट चल रहा है। हाँ। तो ये अचानक उतार चढ़ाव को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है ये समय। तो मैं यहाँ कहूँगा यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए ये समय जो मैं अगर देखता हूँ 2026 तो ठीक नहीं, मैंने वृश्चिक राशि के लिए बोला था,
एक इस राशि के लिए यहाँ पर डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ आपकी चाहे कोई भी दशा चल रही हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होना है। तो मेजर रोड एक्सीडेंट से आपको बचने की संभावना है, चोट चपेट दुर्घटना इनसे बचने की संभावना है। किसी को भूल के भी आप इस समय पैसा मत दे देना, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मत कर देना आप कि जहाँ पर आपको लग रहा था किसी ने आपको लोक लुभावन वादे दिए कि आप यहाँ लगाओ 5% मिल जाएगा, हर महीने 10,000 मिलेंगे, या भूमि में पैसा लगा दो। इस टाइम अपने पैसे को कहीं लगाना है तो गोल्ड में लगा के छोड़ दो। इस टाइम आपको फाइनेंशियल धोखा होने के बहुत चांसेस है। प्लस अपनी जो सडन इवेंट होने हैं उसको लेके आपको अलर्ट रहना है। चोट चपेट दुर्घटना या जो भी व्हीकल्स आप चलाते हैं सावधानी से चलाएं। अगली राशि कालपुरुष कुंडली की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि पर जैसा कि सारे लोग बोलते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है। ये आपको थोड़ा सा रिजिड कर रहा है, जिद्दी कर रहा है। ये पिछले साल से चल रहा है, इस साल भी आपका मीन राशि में ही चल रहा है। तो मीन राशि में अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए मैं बता सकता हूँ कि जो लोग आपका धर्म कर्म से जुड़े हैं वो सावधान हो जाएं। आपका मीन राशि मीन लगना है और आप मिलावट कर रहे हैं, घालमेल कर रहे हैं, तो आपका पर्दाफाश होगा, आपके स्कैंडल्स बाहर आएंगे। आप अगर किसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ाएं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाएं, नहीं तो आपको यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कर्म फलदाता शनि यहाँ पर इस टाइम चल रहे हैं जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। और जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सपोज कोई व्यक्ति बहुत टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो ये जो शनि का प्रभाव है उसको रिजल्ट दे देगा। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इंटरव्यू से लौट आ रहा था, 2026 में वो निकल जाएगा, तो आपको रिजल्ट का भी परिणाम मिलेगा। तो इस टाइम क्या है कि अपने कर्म की प्रवृत्ति को शुद्ध कीजिए, रिजल्ट देखिए, आपका जीवन शुभ होगा, मंगल होगा। ये राशि के प्रभाव के साथ मेरी इन सभी को प्रार्थना है कि ये जो चीज़ें बताएंगी इसको तो माने ही, लेकिन इसके साथ अपना जो काम है, मेहनत है, वो लगन के साथ करते रहें। और देखिए इसके साथ प्रभु की आस्था भी बनाए रखें। जिस ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, मेरे लिए सब नारायण का ही अवतार है, ठीक है। मैं तो मानता हूँ सब नारायण के अवतार हैं, बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्सी हो, कोई बात नहीं। तो आप उनके साथ अपनी श्रद्धा बनाए रहें, वो इस वे में आपको जरूर मदद करेंगे और आपके जीवन को उन्नतशाली बनाएंगे। शानदार। और मैं ये चाहती हूँ कि फटाफट से आप पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, क्योंकि पहली बार मेरे पॉडकास्ट में आपके राशिफल के बारे में अंकित जी ने जिक्र किया है, तो पहले आपको लाइक करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा अंकित जी, और हमेशा ही आपसे बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि पहला तो आपका विजन क्लियर रहता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ एनीवेज, कि आप जब सवाल पूछो ना तो किंतु परंतु में भी जवाब आता है, हो सकता है वाला भी रहता है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष के ऊपर और आपके फैक्ट्स के ऊपर वो जो फॉर्मूलाज होते हैं उन पे आप इतना क्लियर रहते हैं कि आप बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि ये होगा, ज्योतिष ये कह रहा है और ये भविष्य में परिणाम आने वाले हैं। वही हमें आज भी दिखाई दिया। तो जब ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ किसी ज्योतिषी से आप बात करो तो खुद भी बड़ा मज़ा आता है। वो मज़ा मुझे आज भी आया है। बाकी व्यूवर्स कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि आपकी बातें उन्हें कैसी लगी, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद कि आपने बढ़िया सा उपाय भी बता दिया मेरे कहने पे एक बार मैं फिर से। एक और कहता हूँ कि ये जो चौपाई हर व्यक्ति को, हर एस्ट्रोलॉजर को और हर उस व्यक्ति को जिसको अभिमान हो कि वो पूरी सृष्टि चला रहा है या कोई भी उसको दम्भ हो, तो ये रामचरितमानस की जो चौपाई है पढ़ लिया करे कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश सब विधि हाथ। तो जब विधि पर अगर आप जिस दिन आपने एस्ट्रोलॉजरों पे छोड़ना, अपनी ज़िंदगी छोड़ दी, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं बोल रहा हूँ, आप विधि के हाथ छोड़ दीजिए और देखिए। और अच्छा एस्ट्रोलॉजरी वही है जो आपको विधि के हाथों में हैंड ओवर कर दे, अपनी शरण में ना ले ले। आप ठीक है विधि के प्रॉमिस की वजह से उसकी शरण में अगर गए हो तो उसका काम है, नहीं आप गलत जगह आ गए हो, वो नारायण बैठे हो, वहाँ माथा टेको। आप मेरे पास आए तो शायद इसीलिए आए हो कि आपको मैं सही रास्ता देखूँ। जो आपको अपने कब्जे में ले ले कि अब आप आ गए हो, ये नीलम, ये पन्ना, ये उपाय बदल दूंगा, पैसा ही पैसा, हाथ जोड़ना, सम्मान पूर्वक चले आना, किसी एस्ट्रोलॉजर का भी अपमान मत करना। बस जो ज्योतिष नहीं मानता है उनके लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस चौपाई को आपने जहन में बिठा लिया और आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो बुरा, क्योंकि कई बार लोग बहुत उदास हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उस समय अगर आपने ये लाइन याद कर ली कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर क्यों हैं और आगे फिर अच्छा भी होने वाला है। ये जो ज्योतिष नहीं भी मानता है उसके लिए भी सलाह मेरी है। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने फिर हमारे लिए टाइम निकाला। 2029 तक की और उसके आगे तक की आपकी भविष्यवाणियां आपने की हैं, और मैंने बोला भी कि तब तक तो कई और बार आपसे मुलाकात होनी है, तो फिर उसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट बढ़े
आप मिलेनियर बिलेनियर बने इस पॉडकास्ट व्यूअर के हिसाब से। नीम करोली बाबा की आप पर कृपा बरसे, और जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उन सब के लिए नीम करोली बाबा से और बहुत सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन के कुछ भी जो संचित पुण्य कर्म हो वो आपके जीवन में ट्रांसफ़र कर दे, और आपके जीवन में इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, नीम करोली बाबा के नाम का जयकारा लगाने के बाद, आपके जीवन में ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन हो कि आप सुखद रहे, स्वस्थ रहे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।